बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलाम। रमज़ान मुबारक की इस ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 22वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जैसे वक्त जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, खुशी तो है ही लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा दुख जो है ना वो भी बढ़ता जा रहा है कि ये महीना हमसे दूर हो जाएगा। 8 रोज़े बाकी रह गए, यानी कि 8 मौके अब आपके पास अभी हम मौजूद हैं लोग जिसमें आप सोच रहे थे कि रमज़ान एक मुबारक महीना, ये वो महीना कि हमारे दिल खुश हो जाते हैं, हम सब दुनिया के बोझ से एक दफ़ा अलग हो जाते हैं। और ये सहरी इफ्तारी की रूटीन में मुसलमान थकता तो है, इंसान थकता तो है, लेकिन इस थकावट के बाद जो सुकून दिल को मिलता है ना इंसान के, वो किसी और तरह का होता है। और 8 बाकी रह गए, गुजर गया रमज़ान तकरीबन सारा। मैं कह रही हूँ ना, 8 मौके रह गए हैं, 8 दिन आपके पास रह गए हैं और 8 तरीके से आप अल्लाह ताला से जो है ना मांग सकते हैं, उसकी कुर्बत मांग सकते हैं, जन्नत की आग से निजात मांग सकते हैं, उसकी रहमत की दुआ, दोज़ख की आग से निजात मांग सकते हैं, उसकी आप कुर्बत मांग सकते हैं और उसकी रहमत मांग सकते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। और रमज़ान का महीना जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाता भी है, जिनमें से एक सब्र एक ऐसी मिसाल है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ईमान जो है उस सब्र के बगैर अधूरा है। हज़रत अली का कौल है ना कि जिसका सर ना हो उसका बदन नहीं होता। तो ईमान जो है ना, ईमान आपके बदन की तरह है, तो सब्र जो है ना वो उसके सर की तरह। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हज़रत अली के इस कौल के ऊपर अमल दरामद करना। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये चंद अल्फाज जो है ना ये पुरसुकून भी आपको करेंगे, खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का पूरा फ़लसफ़ा आपके सामने रखेंगे। और जो भी इसके ऊपर अमल दरामद करेगा डेफिनेटली उसकी ज़िंदगी के अंदर जो तब्दीली आएगी वो सिर्फ वो खुद महसूस नहीं करेगा, बल्कि उसके इर्द गिर्द के लोग भी महसूस कर पाएंगे कि किस तरह से ना इसने तब्दील किया। और रमज़ान का महीना क्यों आता है? वो आता है इसलिए कि आप थोड़ा अपने आप को देख लें, अपने आप को तब्दील कर लें, जो आपको फ्लॉज, कमियां, कोताहियां, देखिए इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, गलती हम करेंगे। अल्लाह ताला बहुत रहमान और रहीम है, वो हमारी गलतियों को माफ़ भी करने वाला है अगर हम सच्चे दिल से उससे माफ़ी मांग लें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बहरहाल जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिन्होंने सोच लिया है कि वो गलतियां करेंगे, गुनाह करेंगे और माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। उनमें से एक मुल्क जो है उसका नाम है इजराइल। अब आप इजराइल को हम लोग सारे ही देख रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वेयर डज इजराइल स्टैंड एंड द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स दैट दे हैव बीन प्लेइंग, इट इज़ वन दैट इज़ इनह्यूमेन। एंड वाई इनह्यूमेन? क्योंकि तमाम दुनिया के ममालिक ने जब एक अदद ऐसी जंग रोकने की कोशिश की कि जिस जंग के अंदर बच्चों का, ख़वातीन का, बूढ़ों का, मजलूमों का बेगुनाह खून जो है वो बहाया जा रहा था, तो इजराइल वॉज हेल बेंट अपॉन बॉम्बिंग देम इन देयर टेंट्स। अब बात करते हैं इजराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा को बंद करने के बारे में। ऑल्दो ग्रेटर इजराइल का प्लान है एक थर्ड टेंपल बनाने का, थर्ड टेंपल के लिए उन्होंने रेड हेफर्स ब्रीड कराए, वो रेड हेफर्स ब्रीड करा के वो लोग अब अपने जो आगे के प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैं लेना नहीं चाहता नाम स्क्रीन पे, हम सारे उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्या आइडियाज़ हैं। अब हो क्या रहा है यहाँ पे? इंटरनेशनल लॉ जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं, इंटरनेशनल लॉज ये बताते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसिंग योर रिलीजियस राइट्स शुड बी द बेसिक प्रिंसिपल दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल। और उसमें मुसलमानों का किबला अव्वल हो और उसको आके बंद कराए इजराइल। मस्जिद अक्सा का पूरा अहाता सिर्फ मुसलमानों के लिए इबादत गाह है, और इस अहाते को बंद करके और इस अहाते में कुछ और एक्टिविटीज करना गोज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ एंड नॉर्म। तंबीह की है सऊदी अरब ने और खलीजी रियासतों ने कि भाई मस्जिद अक्सा को बंद क्यों किया जा रहा है मुसलमानों के लिए। इसराइल से सवाल किया गया है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ एक मुल्क या 2-3 मुल्क इस पर बात ना करें, पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक मुल्क का क़िबला अव्वल नहीं, आलम इस्लाम का क़िबला अव्वल है। सबको मिलकर इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और उस चीज़ को तो हम जानते हैं कि जो जुल्म सितम ढाया गया है गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, और हमारी आवाज़ जो है ना फिर भी मुत्तहिद नहीं हो पाई। तो अच्छा, फिर लेबनान को बॉम्ब कर दिया, ईरान को बॉम्ब कर दिया। रिसेंट पास्ट में चले जाएं तो आपने इराक को तहस नहस तबाह कर दिया, वेपन्स आपको कभी नहीं मिले वहाँ से मैस डिस्ट्रक्शन के। आपने ईरान के ऊपर बॉम्ब किया, पहले आपने बोला कि जी B-52 बॉम्बर्स ने आके जब गिराया है तो नेतन्स और फर्दो जो है वो दोनों तबाह हो गई फैसिलिटीज़, और आपने तकरीबन 4 डेकेड्स पीछे धकेल दिया सारे प्रोग्राम को। बट द प्रॉब्लम इज दैट यू डिसाइडेड टू गो टू war and rain down missiles on Iran just because आपको लग रहा है कि आपने एक हफ्ते में ईरान ने जो है ना वो बॉम्ब बना लेना है। तो पता नहीं पहले झूठ था या अब झूठ है।
things don't add up, the उनको math ऐसा- is not mathing. उनको ऐसा लगता है कि शायद लोग भूल जाएंगे पास्ट में जो उनकी स्टेटमेंट्स थी, पास्ट में जो Exactly. उन्होंने इकदामात किए थे, लेकिन 5th जनरेशन वॉरफेयर सोशल मीडिया का दौर है। जो भी आप बात करते हैं वो सोशल मीडिया पर हमेशा के लिए मौजूद होती है, टीवी रहती के है। ऊपर आकर Digital एक मरतबा footprint. गुजर नहीं जाती है। Exactly. तो लेट्स सी, क्योंकि ट्रम्प की तरफ से अब जिस तरह के बयानात आ रहे हैं ना, लग ऐसा रहा है कि उनको पता चल रहा है कि उनकी इम्पीचमेंट हो सकती है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे जो बताया गया था मैंने वो कर दिया। अच्छा, सबसे मजेदार एस्पेक्ट आयशा इस चीज़ का, और व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ, जब से मैंने हम न्यूज़ ज्वाइन किया, आयशा के साथ करंट अफेयर्स करने का मुझे जो मजा आया वो मुझे पहले कभी नहीं आया लाइफ में सर, काम करने बहुत में। शुक्रिया तो आपका। मैं एक और करंट अफेयर्स का एस्पेक्ट आपके सामने रख Please. देना चाहता हूँ आज, और वो ये है कि सिंस वी आर न्यूज़ चैनल इट्स इंपॉर्टेंट टू डेवलप पर्सपेक्टिव। 50 साल से आपने एक मुल्क के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि वो कारोबार नहीं कर सकते, और आपने अपने आप को ग्लोबल मिलिट्री माइट के तौर पे सामने ला के रखा, और उस मुल्क ने आपकी तमाम तर फैसिलिटीज़ इस टाइम पे मिडल ईस्ट में मार दी हैं, तबाह कर दी हैं, डेड कर दी हैं, आपके रेडार्स गिरा दिए हैं। सो बताया ये जाता है कि यू आर नॉट अनटचेबल। विद दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ऑन टुवर्ड्स समथिंग एपिक एल्स। चूरी जो इनका ऑपरेशन है ना, इट इज एपिक। अब मुझे फील होता है कि एपिक से ज्यादा आयरॉनिक भी हो चुका है। Exactly. खैर, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बात किए बगैर हम रह नहीं सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आपको बताते रहें, लेकिन हमने अपने एक सुपरस्टार की बात करनी है, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं उनकी जिंदगी के अंदर, पूरा जो उनका करियर रहा है हर किसी के वो फेवरेट रहे हैं। A guy that has no enemies. एग्जैक्टली। आतिफ असलम जनाब, की आज बर्थडे है। ज़िंदगी की 43 बहारें उन्होंने देख ली हैं, और उनका पढ़ा हुआ नातिया कलाम जो है वो हम सब जानते हैं बहुत ही मकबूल हुआ। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। सालगिरह आतिफ मुबारक। असलम को जरा सुनते हैं उनकी ये ना। मेरे आकाए मुअज़्ज़म अस्सलाम, बाइसे तकवीन आलम अस्सलाम, भेजता है रब अकरम अस्सलाम, नूरियों के लब पे हम अस्सलाम, अस्सलाम या बीबी अस्सलाम, अस्सलाम वस्सलाम वस्सलाम, अस्सलाम या बीबी अस्सलाम, अस्सलाम वस्सलाम वस्सलाम। रोज़े अव्वल अस्जुदू के हुक्म पर झुक गया हर पै करे नूरी का सर, नूर सुभान अल्लाह जी, अस्सलाम, सुभान रमज़ान, अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छा, खूबसूरत। एक तो आतिफ असलम की आवाज़ जो है ना, हमारे इस नेशनल प्राइड की जो एक आवाज़ है ना, इट्स सेरेनेड अलोंग द लाइंस ऑफ सेरेनेड। आई थिंक दैट इज़ वेयर इट्स एट। आपको सुन के ना सुकून आना शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद इतनी प्यारी नाजो ऑफिशियल। अच्छा, देयर इज अ रीज़न ना कि हमारी जो ट्रांसमिशन है या हम नेटवर्क की ऑफिशियल नातिया कलाम यही वाला जो इस वक्त चल रहा था आतिफ असलम का, वो रखे, क्योंकि उनकी आवाज़ के अंदर जो सुरूर है ना वो आप महसूस कर सकते बेशक, हैं। बेशक। हैप्पी बर्थडे आतिफ, birthday. मे यू हैव मेनी मोर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और वी आर वेटिंग फॉर यू। प्लीज आकर हमें ज्वाइन कीजिए एज अ Oh, गेस्ट। that हम one would जानना be चाहते fun. That one हम would be जानना fun. चाहते हैं आपकी लाइफ के बारे में। वैसे तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आपके साथ मुलाकात करना चाहते हैं। दैट इज बिल्कुल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट जी, हमने आपको अपनी पॉलिटिक्स के बारे में भी ज़रा बताना है। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, और वो डेवलपमेंट्स हुई हैं ज़रा सिंध की तरफ। अब हुआ Yes. क्या है वहाँ पर जनाब, बड़ी कुर्सी आप कह सकते हैं कि वो हिल गई है। हुकूमत MQM पाकिस्तान के रहनुमा जो है कामरान तिसोरी, जो कि गवर्नर सिंध थे, उनकी जगह नून लीग के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध बनाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस सिलसिले में समरी भेजी थी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को। आपको पता चल गया, उससे आपको फील होना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, बहरहाल निहाल हाशमी साहब जो है ना, उनसे मुलाकात हुई है, और गवर्नर सिंध की तैनाती पर मुबारकबाद भी उनको दी गई है, और कराची से उनका ताल्लुक है। निहाल हाशमी साहब का गुज़श्ता कई दिहाइयों से मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता है। 1997 से 1999 तक
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुशीर बराए कानून व इंसाफ भी रह चुके हैं और बहुत ही लॉयल कंसीडर किए जाते हैं शरीफ बिरादरान के। तो लग ऐसा रहा है कि शायद इसी वजह से उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए, उनकी लॉयल्टी का एतराफ़ करते हुए उनको ये ओहदा दिया गया है। इसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिंध हुकूमत की तर्जुमान है सादिया जावेद साहिबा। उनकी तरफ चलते हैं और बहुत टाइम के बाद उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, स्पेशली रमज़ान ट्रांसमिशन में तो पहली मरतबा ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोगों को भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आपने याद नहीं किया, आप हम आपको रोज याद करते हैं। हमें पता चला था आपकी थोड़ी सी मसरूफियत चल रही है, लेकिन देर आए दुरुस्त आई। देखिए आपने हमें ज्वाइन कर लिया है। देखिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर आपका मौक़िफ़ जानना बहुत ज़रूरी है। क्या चल रहा है इस वक्त सिंध के अंदर, किस तरह से लिया जा रहा है निहाल हाशमी साहब की इस तैनाती को? देखिए, ये लॉन्ग अवेटेड डिसीजन था जो जब ये हुकूमत कायम हुई थी 2024 में, तो एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कि दो सूबों में जो गवर्नर्स होंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे और दो सूबों में जो गवर्नर्स होंगे वो मुस्लिम लीग नवाज के होंगे। 3 सूबों में जो है फैसला इम्प्लीमेंट हुआ। पंजाब और KPK में इस वक्त मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर जो है वो मौजूद है और बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के जो गवर्नर हैं वो मौजूद हैं। लेकिन सिंध का लॉन्ग अवेटेड था। काफ़ी दफ़ा सिंध हुकूमत की तरफ से ये डिमांड भी गई थी कि जी इस डिसीजन को भी या जो सब ऑन बोर्ड है सादिया इस फैसले पर? MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग तो चले हैं, ये MQM भी ऑन बोर्ड है? मुतालिक तो मैं MQM के मुतालिक तो नहीं कमेंट कर सकती, लेकिन हाँ डेफिनेटली खुश आइन है क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग थी उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है दोनों जमातों के दरमियान। तो खुश आइन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। डेफिनेटली जो एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी उस पर अमल दरामद हुआ है। गिवन द पास सादिया, वी नो निहाल हाशमी साहब की कंट्रोवर्सी, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, फिर उनको जुर्माना होना, 1 महीने की सज़ा होना और उसके बाद ऑल्दो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल की थी वो ख़त्म हो चुकी है। बट यू थिंक इज ही द राइट चॉइस for this position right now? देखिए, अब डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून की ने चूज करना था। ये तो उन्होंने डिसीजन किया है मुस्लिम लीग ने, तो डेफिनेटली उन्होंने बेहतर फैसला किया होगा। हम उम्मीद और तवक्को यही रखते हैं। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और निहाल साहब जो कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरेशन, आपको क्या लगता है सादिया? मैं अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम पाकिस्तानी जानना चाह रही हूँ। अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, सादिया जावेद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पहले भी ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं हमारी रीसेंट हिस्ट्री के अंदर के जो पब्लिक के बड़े बैकलैश का और बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो कि है ना पब्लिक की आउटक्राई का बायस बने हैं। तो ये वाला जो स्टेप है, क्या ये पब्लिक लेवल पे आप देख रही हैं कि ये आउटक्राई का और बैकलैश का स्टेप बन सकता है गिवन रिसेंटली सिंध में जो हालात चल रहे हैं? नहीं, मुझे देखें जाहिर सी बात है, देखें गवर्नर फेडरेशन की नुमाइंदगी करता है किसी भी सूबे में और जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने अपना नॉमिनेशन किया है। डेफिनेटली MQM की तरफ से वो आएगा गवर्नमेंट पे। जो मैं देख भी रही थी, शायद उन्होंने नेशनल असेंबली से वॉकआउट किया है कि जी हमें एतमाद में नहीं लिया गया। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर एज प्रोविंस हम देखें तो खुश आइन फैसला है क्योंकि गवर्नर सिंध साहब के काफी सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो वो एज गवर्नर नहीं सूट करता था कि वो दे, लेकिन वो देते होते थे। और जिस पर नहीं सादिया, आपकी राय देखिए, आपने कंट्रोवर्सीज की बात की, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की आप बात कर रही है ना, तो फिर मैं वहीं पे जाऊंगी कि प्रेजेंट के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स जो है वो मंजूर नहीं है लेकिन पास्ट के मंजूर हैं, पास्ट वाले चल जाएंगे। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? नहीं, देखें उन्होंने जब निहाल हाशमी साहब ने जो भी बयान दिए थे तो उसकी उन्होंने सजा भी भुगती है ना। तो उन्होंने 5 साल डिस्क्वालीफाई उनको कोर्ट ने किया था, तो जाहिर सी बात है उन्होंने उसकी सजा भी भुगती है।
तो मैंने इसीलिए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अब क्योंकि वो उन्होंने एक तकलीफ उठाई, 5 साल वो पब्लिक ऑफिस के लिए डिस्क्वालीफाई हुए, तो अब जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस मिला है गवर्नर का, यकीनन वो उसको जो है उसी तरह गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम हमारी दुआ है, लेट्स प्रे कि ये आगे फर्दर जो है ना वो कोलैप्स का हिस्सा ना बने एक सिस्टम के, और क्योंकि गवर्नर का ऑफिस जो है जिस तरह आपने बताया कि वो एक अदद सेंट्रल सीट है, तो देखते हैं सेंट्रल सीट के साथ हमारे जो सवालात हैं इनके जवाबात ओवर द टाइम कैसे निकल के आते हैं। थैंक यू मिस सादिया, आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी कैंडिडेट इनसाइट आपने हमें दी। वैसे आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप तो सियासतदान नहीं है ना, मैं सियासतदान नहीं हूँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है ना वो ये है कि मुझे लगता है कि और कोई और भी हो सकता था, बेटर ऑप्शन हो सकता था। बहरहाल जी आगे बढ़ जाते हैं। हमने आपको बताना है खत्ते की सूरत हाल के बारे में, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं कल से लेकर अब तक। अब ये हुआ है जनाब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वहाँ की सूरत हाल इंतहाई कशीदा इसलिए हो गई है क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि अगर ईरान ने वहाँ पर लैंड माइंस बिछाई, सी माइंस हम उनको कह सकते हैं, वो बिछाई तो फिर उसका जवाब बहुत ज़्यादा दिया जाएगा। और एक और चीज़ भी है वो यूएन के अंदर हुई है, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और 2 करारदादें पेश की गई थी। एक रशिया की तरफ से पेश की गई थी एंड द अदर वन वाज फ्रॉम बहरीन। पाकिस्तान जो है उसने दोनों करारदादों के हक में वोट दिया। रशिया की तरफ से ये कहा गया था जनाब के ईरान के ऊपर ये जो अटैक्स किए जा रहे हैं इनको बंद किया जाए, लेकिन अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया और पाकिस्तान ने उसकी हिमायत की थी। दूसरी तरफ खलीजी रियासतों की तरफ से यानी कि बहरीन की तरफ से जो करारदाद पेश की गई थी उसमें ये कहा गया था कि जनाब ईरान जो है ना वो अटैक ना करे खलीजी रियासतों के ऊपर, उसके हक में भी पाकिस्तान की तरफ से अच्छा आयशा पर्सपेक्टिव जरूरी है। पाकिस्तान हमेशा वो मुल्क रहा है, डिप्लोमेटिकली वो प्लेयर रहा है कि जिसने स्टेबिलिटी को वोट किया। आई थिंक कि हमें जाना चाहिए हमारे एक्सपर्ट के पास जानने के लिए इस सवाल का जवाब, बिकॉज़ आई एम डाइंग टू आस्क हिम क्वेश्चंस। पाकिस्तान जो ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है ना अपने राइट नाउ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, क्या कामयाब हम हो रहे हैं या नहीं हो रहे? हमारे साथ कमर शीमा साहब मौजूद है, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, जरा उन्हीं से जान लेते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? अच्छा सर, पहले तो आप बताएं ना कि यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, अब इसकी लेजिटिमेसी पे बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो गए थे जब 2 दफ़ा सीज़ फायर गाज़ा वाला वीटो हो गया था। हालांकि 193 मेंबर स्टेट्स कलेक्टिवली ये चाह रहे थे कि हम ये जंग बंद करवा दें। फिर उसी ऑफिस में जाया जाता है ईरान वॉर को लेके, और फिर वहाँ पे जाके 2 ओपिनियंस दिए जाते हैं, दोनों ओपिनियंस को यस कर देते हैं हम लोग। तो हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, जो आपको याद होगा शुरू में जब ईरान के ऊपर हमला हुआ तो उसको कंडेम किया था जी। और जब हमने अरब ममालिक से बात की थी तो हमने ये भी बात इसको हाईलाइट किया था कि उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो भी जाहिर बात है उन मुल्कों की सॉवरेनिटी की वायलेशन हो रही है। तो अरब ममालिक से भी हमारी दोस्ती है, ईरान से भी हमारी दोस्ती है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान अपने आप को बैलेंस कर रहा है कि शायद ये बैलेंसिंग इसे ही कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एक पलड़े में खड़े हों। अगर हमने ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल के हमलों को कंडेम किया तो मेरा ख्याल है कि हम कंप्लीटली इंटरनेशनल लॉ के साथ हैं, हम यूएन चार्टर के साथ हैं, हम बैनुल-अक़वामी दुनिया के साथ, उस दुनिया के साथ खड़े हैं जो ईरान की जो सॉवरेनिटी की वायलेशन हुई है और उसको कंडेम कर रही है, हम बिल्कुल उसके साथ खड़े हैं। लेकिन बाकी देखिए जीसीसी ममालिक या और मुल्कों के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल आज़रबाईजान में जाके मिसाइल गिर गए, तो मेरा ख्याल है ये देखना होगा कि हमने बाकी मुल्कों के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हम ये भी चाहते हैं कि जंग फैले ना। तो हमारी पॉलिसी यही है कि जिसकी सॉवरेनिटी की वायलेशन हो रही है उसको हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो हम अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, इसको इसी अंदाज से देखना चाहिए। लेकिन इसमें जो बड़ा जुर्म है वो तो जाहिर बात है ईरान की सॉवरेनिटी की वायलेशन हो रही है। और हमारा, क्योंकि देखें एक सॉवरेन एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ है, और अभी मुझे पता चला कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो सऊदी अरब ट्रैवल किया है उन्होंने इमरजेंसी में, तो जाहिर बात है कि हमारे उस एग्रीमेंट को भी हमने प्रोटेक्ट करना है। गो कि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए
चाहिए कि ईरान और सऊदी अरब का रप्रोशमा हो चुका हुआ है और ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात वो नहीं है जो कुछ दहाइयां पहले हुआ करते थे और चाइना ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया था ईरान सऊदी अरब रप्रोशमा में। और सऊदी अरब इस चीज को समझता है कि, और तमाम अरब ममालिक समझते हैं, आप देखें कि तमाम अरब ममालिक समझते हैं कि ये उनकी जंग नहीं है, हमें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वो किसी ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया उन्होंने, वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर रहे ईरान के खिलाफ। चीमा साहब, डू यू थिंक कि ये नेवल वॉरफेयर की तरफ जा सकता है मामला, क्योंकि अब बारूदी सुरंगें आबनाए हुर्मुज़ में बिछाने की बात की जा रही है, फिर ट्रम्प जो है वो नाम लेकर ये बात करें कि अगर ऐसा किया गया और ज़बरदस्ती इसको बंद रखा गया आबनाए हुर्मुज़ को तो फिर हम आकर मजीद अटैक्स करेंगे। कहाँ पर जाता हुआ देख रहे हैं इस मामले को आप? देखिए, सिंपल सी बात है कि कल मैं सुन रहा था अमेरिकी सदर को कह रहे थे हम जीत गए हैं, हम जंग जीत गए हैं, हमारा जो है वो हम कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो सेंट्रल सवाल है, कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ जो है वो इंडिपेंडेंटली नहीं चलती और वहाँ से ग्लोबल जो सप्लाई चेन है, जो ऑयल कार्गोज हैं, इंटरनेशनल वाटरवे नहीं खुलता, तब तक अमेरिका कैसे ये चीज़ें कर सकता है। वो तो अब बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं जी हम तो जो ऑयल है वो तो $200 पर बैरल जाएगा, हम तो इसको रोकेंगे, और वो तो सीधी बातें कह रहे हैं। दरअसल अनफॉर्चुनेटली ये सारी की सारी जो जंग है ये फैल गई है और ये किसी के कंट्रोल में नहीं रही। अमेरिका अब नजर आ रहा है कि वो जल्दी जंग में से निकलना चाहता है। अब जंग जो है ना वो हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन में है। पहले आप देखें कि पहले तो मिलिट्री टारगेट्स थे, फिर आपने देखा कि जी सिविलियन टारगेट भी हुए, फिर आपने देखा शिपिंग पे अब हमले होने शुरू हो गए हैं, फिर आप देखें बैंकिंग सेक्टर पे हमला हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले हो रहे हैं, सिविलियन सिस्टम्स यानी कि डाटा सेंटर्स पे हमले हो रहे हैं। तो आप देखें कहाँ पे, पोर्ट्स पे, शिपिंग पे, एनर्जी लेन्स पे ये जंग हॉरिजॉन्टल फैल गई है ना। तो अच्छा कमर साहब, आपका ओपिनियन जो कि है वो एक और चीज़ पे भी लेना है, जो कि ये भी आपने अपना ओपिनियन दिया कि हॉरिजॉन्टली फैल रही है एंड डोनाल्ड ट्रंप वांट्स एन ऑफ रैम्प, दैट इज एसेंशियली व्हाट ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। बट अगर हम लोग देखते हैं इंडिपेंडेंट मीडिया को दूसरी तरफ, तो हम लोग ये देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के ऊपर पीट हेग्सेथ बैठा हुआ है और पीट हेग्सेथ के बाजू पे काफिर टैटू हुआ हुआ है, और फिर उसके बाद ये लोग जाके प्रीच ये कर रहे हैं कि दिस वॉर इज बाय गॉड एंड फॉर गॉड। तो ये दूसरी तरफ एक अदद रिलीजियस कलर इख्तियार करती जा रही है फ्रॉम इनसाइड। इस वॉर का कोई लॉजिकल एंड है या वी विल सी इट री-एस्केलेट वंस इट डी-एस्केलेट्स? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। सेंट्रल पॉइंट ये है कि क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप अनपॉपुलर हुए हैं, क्योंकि अमेरिका की ये ओपिनियन नहीं थी कि आप इस जंग में जाएं, क्योंकि लोग ये पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसी साल दोबारा अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, तो वो अब जिसे हमारे पाकिस्तान में मजहबी टच दिया जाता था, अब वो मजहबी टच व्हाइट हाउस में भी पहुंच गया। आपने देखा है कि वो जिस तरह जो रिलीजियस पर्सनालिटीज को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया गया, वो प्रेसिडेंट ट्रंप को दुआ दे रहे हैं, मुल्क के लिए दुआ कर रहे हैं। इसी तरह जो डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, वो अपनी फौज को ये बताना चाहते हैं कि आप देखें ये आप मजहब के लिए लड़ रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग परेशान हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी परेशान है कि ये किस तरह जंग को लेके जा रहा है। क्योंकि आप तो कह रहे थे हम तो न्यूक्लियर जो है पे हमले करेंगे, आप तो मिसाइल खत्म करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मजहब का एंगल लेके आया जा रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब वो जो बात किया करते थे ट्रंप, जिस बेस पर, जिस नारे पर हम कह सकते हैं वो आए थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और फिर वो डेमोक्रेट्स के ऊपर ये इल्जाम लगाते थे कि आप दूसरों की वॉर्स के अंदर जाकर क्यों घुसते हैं। अब आप इसराइल की वॉर लेकर जो है ना ईरान के अंदर चले गए, तो डेफिनेटली बहुत सारे सवालात हैं जो जहन में आते हैं और समझ में नहीं आता कि वाकई में ये रिलीजियस वॉर की तरफ जा रहा है या फिर और भी कोई ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं अमेरिका और इसराइल के ईरान के अंदर। लेकिन चीमा साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है। हमने कोशिश की कि कुछ इंडिपेंडेंट एनालिसिस जो है सारे मामले के ऊपर आपके सामने रखें, तो पता में ये चला कि मामलात खराब है, मामलात खराब है। इसी के साथ हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे अपना ये मजेदार सा ट्रांसमिशन, आप लोगों तक लेके आते रहेंगे पर्सपेक्टिव। तो मिलते हैं ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। अस्सलाम रमज़ान, मेरा नाम है शाहसैन और आज मैं डॉक्टर खुरम फिर आपके साथ आए एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है एक चीज़ के बारे में जिससे मुझे खुद बहुत डर लगता है, और आज का हमारा टॉपिक है FOFO के बारे में, फियर ऑफ फाइंडिंग आउट। ये मेरे हाथ में मेरा रिजल्ट कार्ड है
और मैं इसे खोलने से मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं फाइंड आउट नहीं करना चाहता अगर मेरा रिजल्ट अच्छा है या बुरा है। अब हम डॉक्टर खुरम की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खुरम। वालेकुम सलाम शाह हुसैन, व्हाई आर यू फियर्ड? क्योंकि नहीं अच्छा सुनो, हमने याद है बात की थी फोमो के बारे में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम हर लम्हे सोशल मीडिया फ़ोन देखते रहें कि यार कोई चीज़ मालूमात रह ना जाए, हम पीछे ना रह जाएं। लेकिन ये है फियर ऑफ फाइंडिंग आउट। कुछ मालूमात ऐसी होती हैं, जैसे आपका हेल्थ रिजल्ट, अगर आप कोई ब्लड टेस्ट कराएं तो आप सारा दिन परेशान रहते हैं यार रिपोर्ट देखनी ना पड़ जाए, या आपके हाथ में जैसा रिपोर्ट कार्ड एग्जाम्स के बाद एक डर रहता है कि यार देखना ना पड़ जाए मेरा रिजल्ट कैसा है। या जब लोग किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और उनका ईमेल वापस आता है तो ईमेल खोल करते डर रहे होते हैं, या एक और चीज, या बैंक अकाउंट। हाँ 15 तारीख के बाद इतने पैसे खत्म हो जाते हैं कि हम टच करते डर रहे होते हैं कि यार अब ये और कम ना हो चुके। और आपको सबसे ज्यादा पता होगा कि मेरे पास तो मेरा अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं है। हाँ नहीं, आई हैव दैट फॉर फियर ऑफ फाइंडिंग आउट, यार अब और पैसे कम ना हो गए हो, अब क्या होगा? करूं ना करूं। सो फियर ऑफ फाइंडिंग आउट हमें ये बताता है कि इंसान वैसे हकीकत या सच जानने वाली मखलूक नहीं है, हम सर्वाइवल चाहते हैं। कोई भी मालूमात जो हमारे सर्वाइवल पर, हमारे दिफाई निज़ाम पर हमला आवर होती है, हम उससे दूर हो जाते हैं। आपको पता है कबूतर के बारे में भी कहा जाता है, जब बिल्ली आती है कबूतर आंखें बंद कर लेता है, वो उसको लगता है कि मेरी आंखें बंद करने से। बहुत ज़्यादा अगर आपने मूवीज में भी देखा है, मेरी बात बहुत डम लगती है कि अगर मेन कैरेक्टर ये और आगे से एक मॉन्स्टर आकर उसे मारने वाला है तो ये करना शुरू हो जाता है, दैट विल नॉट हेल्प यू। हाँ तो फियर ऑफ फाइंडिंग आउट है भाई, यू हैव टू फाइट बैक। आपको अपने सर्वाइव के लिए लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा। लेकिन ये बात सिर्फ इंडिविजुअल्स में नहीं है, आपको पता है पूरी सोसाइटीज में फोफो होता है फियर ऑफ फाइंडिंग आउट। असल में जैसे कि आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, हम सब गाड़ियां चलाते हैं, हम सब ज्यादा लाइट यूज करते हैं, हम सब इलेक्ट्रिसिटी कम इस्तेमाल, उसके बाद फिर सब वेदर ऐप खोलने से डर जाते हैं। वेदर ऐप खोलने से डर जाते हैं। अच्छा ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, 1 डिग्री बढ़ रहा है। अच्छा एक और चीज, प्लास्टिक का यूज हम सब के लिए नुकसानदेह है, एंड वी ऑल हैव फोफो, वी डोंट वांट टू हेयर, क्योंकि हम अंडे भी लेते हैं उसी में आ रहे होते हैं, ग्रोसरी लेते हैं उसी में आ रही होती है प्लास्टिक में। और अगर लोग छोटी सी छोटी चीज लेते हैं तो उसके बाद शॉपर ले लेते हैं, लाइक क्या फायदा। हाँ, और अगर आप उन्हें मालूमात दें कि देखें ये बहुत बुरा है तो कहते हैं यार अच्छा, तो सोसाइटीज भी फोफो वो कहते हैं कि एक दफा शॉपर ले लिए तो क्या होगा, तो वो एक एक करके ही तो इतना ज्यादा पोल्यूशन पैदा होती है। एग्जैक्टली तो फोफो ये बताता है कि जब हम डरने लग जाए नई मालूमात से, क्योंकि जो जदीद आदमी है, मॉडर्न मैन है। अच्छा रुकिए, मेरे दिमाग में एक थॉट आया है कि फोमो का ऑपोजिट हमने जोमो किया था, मगर फोमो का ऑपोजिट ये फोफो भी तो हो सकता है। फोमो का ऑपोजिट फोफो भी हो सकता है, क्योंकि फोमो में फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप नहीं चाहते कि आप किसी भी चीज पे मिस आउट करें, फोफो में आप चाहते हैं कि आपको ना पता चले। तो मैं बात वहीं से शुरू करूंगा, दोनों मॉडर्न मैन के कर्ज हैं कि जदीद आदमी इतना ज्यादा फंसा हुआ है। ये बस आप जेन जी को अटैक कर रहे हैं ना। जेन जी को अटैक नहीं कर रहा, मॉडर्न मैन मुझ जैसे, चले मिलेनियल्स और बूमर्स भी, कि वो इतनी ज़्यादा बोझ है उनके ऊपर ज़रूरियात का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, कि वो डरते हैं कि अगर अब मेरी तबीयत भी ख़राब निकल आई, रिजल्ट भी अच्छा ना आया, बैंक में पैसे भी कम हो गए, तो मैं इस दुनिया का मुकाबला कैसे करूंगा। शाह हम अनसर्टेनिटी से बहुत डरते हैं, वी डू नॉट नो फ्यूचर कैसा होगा। हम मैच पे टिकटिकी लगाए देख रहे होते हैं यार मैच कैसा होगा, बिकॉज वी डू नॉट नो द आंसर। आप जब हारने वाले होते हैं तो टीवी बंद कर देते हैं। टीवी बंद कर देते हैं, बिल्कुल फोफो होता है। कितनी दफा क्राउड दिखाया जाता है मैच खत्म होने से पहले ही वो बाहर आने लगता है। फोफो का लोग एक सोल्यूशन, क्या एक अजीब सी सोल्यूशन ढूंढते हैं कि अगर दो टीमों का मैच हो रहा है और दोनों आपको सही सही लगती हैं, तो जब एक टीम जीतना शुरू हो जाती है उस टीम की साइड पे रहते हैं, फिर जब दूसरी टीम की जीतना शुरू हो जाती है कि नहीं मैं तो उस टीम के साथ। लेकिन जब आपके मुल्क का मामला हो जैसे पाकिस्तान, तो मैं साइड चेंज नहीं कर सकता। हाँ। तो लोग क्या करते हैं कि क्राउड पहले ही मैच छोड़ के जाने लग पड़ता है कि मुझे बोर्ड के ऊपर ये ना देखना पड़े कि आपकी टीम हार गई, तो आप उस मालूमात से आंखें चुराने लग पड़ते हैं। और दूसरी एक अहम बात यह है कि हम इंसानों ने जितनी भी कहानियां लिखी आज तक, उसमें इंसान फातेह है, हम जीत ही जाते हैं। सिंड्रेला की कहानी हो, 7 ड्वार्फ्स हो, कोई भी कहानी हो, मुश्किलात के बाद हम जीत ही जाते हैं। देयर इज ऑलवेज दे स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन फोफो की बड़ी बात, एक अच्छी बात भी है, गेस करो वो क्या है? क्या? फियर ऑफ जो फाइंडिंग आउट है, हमें सदमे से बचा लेता है। सदमा क्या यानी होता है? बहुत बड़ी न्यूज़ का एकदम मिल जाना बहुत डरावना होता है, बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत ट्रॉमेटिक होता है। तो उस ट्रॉमा से, उस सदमे से बचने के लिए हम अक्सर मालूमात को दूर रखते हैं, लेकिन मालूमात को सेहत की, या ऐसे नहीं होता कि आप उसे कभी भी नहीं खोलते, आप उसे बचाए रखते हैं फॉर द राइट मोमेंट। और फिर आप थोड़ा सा जब टाइम मिल जाता है, जैसे बहुत टफ न्यूज़ मिले,
बच्चे का रिजल्ट अच्छा ना आए तो वो 1 दिन 2 दिन के बाद नॉर्मलाइज करने लग जाता है। तो फियर ऑफ फाइंडिंग आउट किसी हद तक एक सर्वाइवल टेक्निक भी है कि हम उस मूवमेंट को सर्वाइव करें। और फोफो का एक और भी ट्रीट, लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं। मेरा रिजल्ट कार्ड है, मैंने नहीं खोलना, मुझे नहीं पता अगर मेरा अच्छा है या बुरा है। मगर और सारे कहते हैं कि सारे एग्जाम्स इतने ईजी थे, सबका अच्छा है। पर मेरे दिमाग में होता है अगर सबका अच्छा है तो ऐसे तो नहीं हो, हाँ हो सकता है मेरा भी अच्छा हुआ हो, और आपको वो एक इंकरेजमेंट मिलती है कि आप इसको करें। अच्छा, इसी नोट में मैं खोल भी लेता हूं। तो सो लेट्स रैप अप और आप हिम्मत करके अपना रिजल्ट खोल भी लें। हाँ, ओ अच्छा है। तो देखो, इंसान को ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। मोमिन खुश गुमान होता है, मोमिन अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा होता है। थैंक यू डॉक्टर खुरम। वेल, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। आज हमने बात की फोफो के बारे में, क्यों आजकल की सोसाइटी से इतना ज़्यादा अफेक्ट होती है, कैसे आप उसे दूर रख सकते हैं, और क्या वो एक अच्छी चीज़ है या एक बुरी चीज़ है। कल हम आपको मिलेंगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक। कैंसर को दुनिया भर में एक ऐसा मरज़ समझा जाता है जो ना सिर्फ जिस्म बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे ख़ानदान को ज़हनी और मुआशी आजमाइश में डाल देता है। माजी में इसे तकरीबन लाइलाज बीमारी समझा जाता था, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी जो आई है, जदीद तिब की अगर हम बात करें, रिसर्च की बात करें, तो उसकी बदौलत अब ऐसा लगता है कि इसके इलाज के इम्कानात जो है ना वो पहले से कहीं ज़्यादा रोशन हो चुके हैं। और इसके अंदर वो तमाम इदारे जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, स्पेशली अगर हम बात करें शौकत खानम अस्पताल की, उसने ये साबित किया है कि अगर अच्छी नीयत के साथ एक इदारे को शुरू किया जाए और नीयत ये हो किसी की सेहत के लिए बेहतरी हो, तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकता है। और स्पेशली जब फाइनेंशियल मैटर्स आते हैं ना, मुजम्मिल किसी ऐसे शख्स को कैंसर हो जाए जिसके वसाइल मौजूद नहीं है, जिसके ख़ानदान के पास वसाइल नहीं है, तो फिर उसकी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो उस एक शख्स के गिर्द ही घूमती है। तो ये हमारा सेगमेंट जो है ना आज का कम्प्लीटली डेडिकेटेड है शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल को, और हमें ज्वाइन भी करेंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल, हमें डॉक्टर साहब करेंगे। उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ साहब, और लाहौर और पेशावर की फैसिलिटीज़ के अंदर चीफ मेडिकल ऑफिसर के तौर पे ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आज हम इनसे एक्सप्लोर करेंगे वो तमाम एस्पेक्ट्स इस बीमारी के और इसके इलाज से रिलेटेड, और जिस तरह से आयशा यूसुफ ने बड़े आर्टिकुलेटली बताया कि एक घर पूरा, एक फैमिली पूरी प्रॉब्लम में पड़ जाती है जब इलाज मुआलजे की बात आती है। तो अस्सलाम वालेकुम से सबसे पहले रमज़ान मुबारक, और उसके बाद हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों इस तरह से सोचा जाता है कि ये बीमारी ऐसी है कि जो पेरिल में डाल देगी एक पूरी फैमिली को, और करंटली हम जिस साल में जिंदा हैं, एट विच पॉइंट इन टाइम जो हम देख रहे हैं, तो साइंस कहाँ पहुँच गई है और किस तरह से कैंसर को टैकल किया जा सकता है? शुक्रिया जी। सो यस, आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त स्टार्टिंग पॉइंट है इस कॉन्वर्सेशन का कि अंटिल वेरी रिसेंटली कैंसर को डेथ सेंटेंस समझा जाता था, लेकिन हमने काफ़ी काम भी इस पे किया है ये लोगों को समझाने के लिए कि कैंसर अक्सर कंप्लीटली क्योरेबल होता है, मुकम्मल इलाज मुमकिन होता है उसका, अगर लोग सही टाइम पे अपने डॉक्टर को दिखाएं और अर्ली डायग्नोसिस, जल्द तशखीस हो और जल्द इलाज शुरू हो जाए। हमारे पास शौकत खानम में पिछले 30 साल से ख़वातीन में छाती का कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, और ज़्यादातर ख़वातीन आज भी स्टेज 3 में हमारे पास आती हैं, जबकि इसका मुकम्मल इलाज होने का इम्कान सिर्फ 40% रह जाता है। जबकि वही कैंसर अगर स्टेज 0 या स्टेज 1 में आए तो 95% से ज़्यादा मुकम्मल इलाज मुमकिन होता है। सो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है कि अर्ली डिटेक्शन और अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। जैसे ही कोई सिम्टम्स अलामात हों, ख़ासतौर पे अगर छाती के कैंसर का जिक्र करें तो कोई गिल्टी महसूस हो तो उससे डरे मत, शर्माएं मत, फ़ौरन उसको चेक करवाएं। ज़्यादातर केसेस में वो कैंसर नहीं होगा, लेकिन अगर हुआ खुदा न खास्ता तो अर्ली स्टेज में मुकम्मल इलाज होने का मुमकिन है। सर, एक और कंफ्यूजन है कि लाइपोमास क्या कैंसरस हो सकते हैं या कैंसर में डेवलप हो सकते हैं? अगर नहीं, अगर किसी को सोलन लिम्फेटिक नोड्स का सामना है, उसका इलाज क्या है? क्या उनको ड्रेन करवाया जा सकता है, बचा जा सकता है? अच्छा, आई थिंक हम शायद दो चीज़ों की बात करें। आपने पहले लाइपोमा का जिक्र किया। जी। लाइपोमा एक बिनाइन या नॉन कैंसरस कंडीशन होती है जिसमें वो फैट होता है, बेसिकली वो फैट का एक कलेक्शन होती है। वो अमूमन कैंसर में नहीं डेवलप करता। समटाइम अगर शक्ल पे हो या कहीं ऐसी जगह पे हो तो उसको निकलवा लेते हैं, वरना तो अमूमन उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता। दूसरा है जो लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं, जो गर्दन में या बगल में गुदूद बन जाते हैं या ग्रोइन एरिया में बन सकते हैं, वो अमूमन इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं, लेकिन अगर वो परसिस्ट करें कुछ हफ्ता 2 से ज़्यादा वो रहें, अगर वो फिक्स्ड हो, हिलते ना हो, स्किन उनके ऊपर फिक्स्ड हो,
तो ये साइंस होते हैं कि वो समटाइम्स कैंसरस हो सकते हैं। लिम्फ नोड्स का एक अपना कैंसर होता है जिसको लिम्फोमा कहते हैं, या फिर किसी और कैंसर से खून के जरिए अगर स्प्रेड होके उन गिल्टियों में आए। टिपिकली छाती का जो कैंसर होता है उसमें छाती के अलावा बगल में गिल्टियां बन जाती हैं जो कि लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं, तो वो इम्प्लाई करते हैं कि कैंसर वहाँ स्प्रेड कर गया है। तो ऐसे लिम्फ नोड्स हमेशा चेक करवाने चाहिए। उनकी अगर वो लंबी मुद्दत से हैं, 1-2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, तो उनको चेक करवाना चाहिए। और टिपिकली अगर 4 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं तो फिर उनकी बायोप्सी करवानी चाहिए, जो कि सिर्फ सुई से होती है, फाइन नीडल एस्पिरेशन उसको कहते हैं। सुई के जरिए जिस तरह टीका लगता है उस तरह की सुई से बस उसमें से मादा निकालते हैं, उससे फौरन पता चल जाता है कि अगर आपको कुछ फील हो रहा है पहले तो ये कि आपने खुद से सेल्फ डायग्नोज करने की कोशिश करनी है, खुद से चेक करने की कोशिश करनी है, जो हम हमेशा अपने इस शो के अंदर बात करते हैं। एंड मैं हमेशा प्राइड लेती हूँ कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि हम आपके साथ या शौकत खानम के किसी रिप्रेजेंटेटिव के साथ ये शो कर रहे हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपकी तरह हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन तमाम लोगों तक ये मैसेज जाए कि हमारे यहाँ पर ऐसे इदारे मौजूद हैं और शौकत खानम को किसी भी ना हम कह सकते हैं कि हमारे भी शायद कि कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है या कोई गवाही की ज़रूरत नहीं है। मैं ये चाहूँगी डॉक्टर साहब कि आप थोड़ा सा ये बता दीजिए राइट नाउ कितनी फैसिलिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर शौकत खानम की, ऑल्दो हम जानते हैं लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया भर में ओवरसीज़ जहाँ जहाँ देख रहे हैं कितना काम हो चुका है, कौन से नए प्रोजेक्ट्स आगे आने वाले हैं, देन विल टॉक अबाउट कि एहतियात किस तरह से दिए जा सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, थैंक यू जी। सो हमारा सबसे पहला अस्पताल 1994 में लाहौर में खुला था, उसको अब 31 साल हो गए हैं काम करते हुए। और दूसरा हमारा अस्पताल पेशावर में 2015 में खुला था, उसको अब 10 साल हो गए हैं। ये दोनों टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल्स हैं। इसका मतलब है कि एक ही छत के नीचे तमाम तशखीस और इलाज की सहूलियात मरीजों को फराहम की जाती हैं, एक ही जगह पे, उनको इधर उधर नहीं जाना पड़ता। 75% से ज़्यादा हमारे मरीजों का कम्प्लीटली फ्री इलाज किया जाता है। और हमारा इस वक्त तीसरा और सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल कराची में बन रहा है, वो भी टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल होगा, लाहौर और पेशावर की तरह वही तमाम सहूलियात होंगी, उसमें लेटेस्ट इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी होगी। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोगों के सपोर्ट से मुल्क भर में भी और बाहर भी, और आप मीडिया के बहुत सपोर्ट हमेशा रहा है हमें, इस सपोर्ट से इंशाल्लाह ये तीसरा अस्पताल 29 दिसंबर 2026 यानी कि इसी साल को वो भी खुल जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं लाहौर में और कराची में। लोगों ने आगे बढ़ के हमेशा हेल्प करने के लिए ना, मतलब दे फील गुड एंड दे टेक प्राइड इन पार्टिसिपेटिंग। तो शौकत खानम इज वन ऑफ दोज मिशंस। अब यहाँ पे फॉर आवर व्यूअर्स एंड पीपल हु डोंट नो, एक एजुकेशनल सा स्टेप हो जाएगा कि आप बताते चलें कि किस तरह से पार्टिसिपेट किया जा सकता है इन फैसिलिटीज़ के अंदर। साथ ये भी कोट कर दीजिएगा कि कितने साल में कितने लोग जो कि है वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा लेते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते इलाज को। थैंक यू। सो हमारे हॉस्पिटल का इस साल का बजट 43 अरब रुपए है हमारे दोनों अस्पतालों का, और ताकि कराची का भी काम मुकम्मल हो सके। इसमें से तकरीबन 13.5 अरब रुपए ज़कात से हम कलेक्ट करते हैं। तो हम आपके प्रोग्राम के आज के प्रोग्राम के ज़रिए ख़ास तौर पे आपके व्यूअर्स को अपील करते हैं कि वो हमें शौकत खानम को ज़कात दें, क्योंकि ज़कात से और बाकी हॉस्पिटल के रेवेन्यू से हम मुस्तहक मरीज़ों का फ्री इलाज करते हैं, कोई फ़र्क किए बगैर मरीज़ों में, जिनको जो खुद पे कर रहे होते हैं, जो 20 से 25% मरीज होते हैं, और जो बाकी 75% फ्री ट्रीट किए जा रहे होते हैं। कोई फ़र्क नहीं किया जाता, वही तमाम फैसिलिटीज़ एक जैसी मिलती हैं सारे मरीजों को। डॉक्टर्स और नर्सेज को पता भी नहीं होता कि कौन पे कर रहा है और कौन नहीं। इतना ही तकरीबन रेवेन्यू 13 अरब रुपए और हम कलेक्ट करते हैं नॉन ज़कात डोनेशन से, जो सारा साल हमें लोग अतियात और सदका वगैरह देते हैं। और 11.5 अरब रुपए हम खुद जनरेट करते हैं। हमारे 185 से ज़्यादा लैबोरेटरी कलेक्शन सेंटर्स हैं मुल्क भर में, जहाँ कोई भी जाके ऑन पेमेंट दुरुस्त और बर वक्त लैब टेस्ट करवा सकते हैं, जानते हुए कि उनको एक्यूरेट रिपोर्ट मिलेगी, और ये जानते हुए कि उससे जितना मुनाफा है वो वापस आता है सिस्टम में मुस्तहक मरीजों का फ्री इलाज करने में। किसी भी बैंक में जाके ऑनलाइन अपने क्रेडिट कार्ड से, बैंकिंग ऐप से आप अपनी ज़कात अतियात शौकत खानम को दे सकते हैं। हमारे सारे बैंक्स में हमारे अकाउंट्स हैं। 0800 11 पे अगर आप फ़ोन करें तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आपके पास आके आपसे ज़कात कलेक्ट कर लेंगे, जैज़ कैश, ईजी पैसा वगैरह। और अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं www.shaukatkhanam.org.pk तो तमाम जो मोड्स हैं डोनेट करने के, वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। और हमारे सारे जो ज़कात कलेक्शन प्रोसेसेस हैं
वो शरिया कंप्लायंट हैं। लवली। डॉक्टर साहब, इस वक्त हम अपनी स्क्रीन के ऊपर वो तमाम ज़राए चला भी रहे हैं जिसके ज़रिए एहतियात दिए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। तम देखने वाले आप सबसे एक मरतबा फिर से अपील है, पहले तो ये कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, स्पेशली ख़वातीन अपने आप को चेक करते रहिए। 15 दिन में या 1 महीने में एक मरतबा अपने आप को चेक कीजिए। अगर आपको कोई गिल्टी या कुछ फील हो अनयूजुअल तो फ़ौरन जाकर डॉक्टर से चेक करवाइए। दूसरा ये कि अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्प करें दूसरे लोगों की, जिसका जज्बा हमारे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, तो आप शौकत खानम को अपने एहतियात दे सकते हैं। हमारी स्क्रीन के ऊपर वो तमाम नंबर्स भी चल रहे हैं, वो तमाम वेबसाइट भी चल रही हैं। इसके साथ साथ अगर आपको यहाँ पर मिस हो जाए तो आप सोशल मीडिया के ऊपर जाकर वहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसी के साथ टाइम खत्म हुआ जाता है, लेकिन हम आपके पास सेम टाइम सेम चैनल दोबारा हाजिर होंगे और ज़रूर इंशाल्लाह ताला। आयशा यूसुफ और मुज़म्मिल अली खान दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।